नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तानी सियासत में जो मुख्तलिफ़ किस्म की हलचल थी, जो हैजान किसी कैफियत थी, वो तो ख़त्म हो गई है और एक बार फिर नज़रें जो हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीज़ों पे हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नए ऑर्डनेंस के ज़रिए अब ये वाज़े कर दिया है कि चेयरमैन नैब का जो टेन्योर है उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले ये पावर्स जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास थी और तरीक़ाकार वही था जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज साहब को हटाने का तरीक़ाकार था, लेकिन अब उसमें से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को निकाल दिया गया। ये वो सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यूँ तबसरा किया। मैं वज़ीर साहब से कहता हूँ कि इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा। बात ख़त्म हो जाएगी, ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। जो चेयरमैन नैब बात नहीं सुनेगा उसको मुल्क का सदर नौकरी से निकाल देगा। इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता, हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ़ है। नाज़रीन, अभी आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुना। PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका कहना यह था कि इससे बेहतर यह है कि हुकूमत एक ऐसा ऑर्डिनेंस इशू कर दे जिसमें कह दे कि नैब का काम सिर्फ PMLN की तहकीकात करना है। इसी पॉइंट से बात का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे थोड़ी देर में वलीद इकबाल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी ज्वाइन कर सकेंगे। और इसी नशिस्त में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस पर तबसरा हुकूमत की तरफ से ये है कि कोई तरीक़ाकार क्लियर ही नहीं था कि अगर चेयरमैन नैब को हटाना होगा, उनकी ख़त्म करनी होगी टर्म टेन्योर, तो वो किस तरह से ख़त्म करेगी। इसलिए इसको क्लैरिफाई किया गया है, इसकी वजाहत की गई है, इस तरीक़ाकार को दुरुस्त किया गया है। और ये आपको भी बड़ी परेशानी थी कि चेयरमैन नैब को हटाने का कोई तरीका नहीं। अब इस पर इतना एतराज़ क्यों? इसलिए कि सदर का तो सिर्फ नाम है, चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार अब इमरान खान साहब ने अपने हाथ में ले लिया है, जो कि अब वाज़े है कि नैब को सिर्फ अपने बुग्स के लिए, इंतकाम के लिए, वेंडेटा के लिए, अपने स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने 3.25 साल यही इस्तेमाल किया है। उन्होंने बजाय ये कि सबूतों और शवाहिद के साथ अदालतों में हुकूमत जाती, इमरान खान साहब ने नैब को इस्तेमाल किया है PMLN के कायदीन को 16-16 महीने, 20-20 महीने जेलों में डालने का। और बाद में जब कोर्ट ने उनकी जमानतें ली तो एक कोर्ट ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, यूरोपियन यूनियन ने, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने, सब ने कहा कि नैब का जो अमल है वो यक तरफा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो एक से ज़्यादा दफ़ा कहा कि नैब का कानून जो है वो इंसानी हकूक़ को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो इंसानी हकूक़ का कुचलना था, ये अब इमरान खान साहब ने बराह रास्त अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो लिहाजा तो चाहे वहाँ ऑर्डिनेंस में नाम सदर का लिखा हुआ है, लेकिन चेयरमैन नैब को निकालने का इख्तियार जो है वो इमरान खान ने अपने हाथ में ले लिया। इससे पहले जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें उन्होंने अपने आप को और अपनी पूरी काबीना को खुद ही NRO दे दिया कि इस्तिस्ना होगा, इन सबको, इनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं भी अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी की भरपूर तायद करूंगा कि हमें ये ड्रामा खत्म करेंगे तसाबत साहब का, कहें कि हमने पूरी PMLN को जेल में डाल देना है, हमने इनको अवाम की नुमाइंदगी करने नहीं देनी, चाहे इन्होंने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इनको जेलों में डाला जाए, नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई ना हो इस मुल्क में, लिहाजा सबको जेलों में डाल दें। तो इमरान खान साहब ये कानून भी पास कर दें। अदरवाइज अब तो बिल्कुल ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉपसाइडेड, यक तरफा तौर पर ये एक नैब, पहले भी हम इसको कहते थे नैब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन अब तो ये गठजोड़ था ये कानून में लिख दिया गया है और हम इसकी मज़ामत करेंगे, पहले भी की है, करते रहेंगे। आप ये भी गौर करें कि आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि अगरचे कुछ हफ्ते से ये जो नया ऑर्डिनेंस आया हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन जिनके नैब में केसेस हैं, उन्होंने किसी भी रियायत से फायदा उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम
नए ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर कोई रियायत लेने के लिए तैयार नहीं है। और अच्छा हुआ इमरान खान साहब ने आज वो रियायत भी खत्म कर दी कि जी अब ये इतलाक जो है ये मुस्लिम लीग नून पर होगा और अपोजिशन पर होगा। जो हुक्मरान पार्टी है वो चाहे अरबों का खा जाएं चीनी में, आटे में, LNG में, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन खुरम दस्तगीर साहब, लेकिन 2-3 चीजें और भी हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तो ये कि चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो गई थी, हुकूमत सोच रही है कि उनकी एक रिप्लेसमेंट लेके आए। फिर ये भी है कि नैब जो है उसने जो कुछ आपके खिलाफ करना था वो कर गुजरे 3.5 बरस में, 3.25 बरस में। अब नैब की वो दहशत नहीं रही है, उसका वो रोब नहीं रहा है, नैब के केसेस किसी मंतकी इंजाम पे नहीं पहुंचे हैं। तो आपका जो ये सारा बयानिया है नैब के बारे में, ये ऐसा लगता है कि कहने को तो ठीक है लेकिन अब नैब की वो ताकत है नहीं, अब सियासत बदल गई है, नैब के पास अब वो पावर नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रूर इस पर इख्तलाफ करूंगा। अभी भी इस हुकूमत ने अगले इंतखाबात से पहले जो उनका प्रोग्राम है वो यही है कि नैब के जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, हमारे कायदीन जो हैं वो सब इस वक्त जमानतों पर हैं, कि उनको किसी भी तरह, जिस तरह नवाज शरीफ को गलत सलत झूठ के जरिए डिस्क्वालीफाई कराया गया, उनके खिलाफ फैसले आए, तो किस तरह फैसले लाकर PMLN की जो लीडरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कराए। और इसीलिए अगर आप गौर करें तो जो पिछला ऑर्डिनेंस आया था जिस पर ज्यादा आपने और दूसरे लीडर मीडिया वालों ने बहस नहीं की, कि उसके अंदर ये शक डाली गई थी कि बड़ी पुरकशिश मराद देकर अदलिया से लोग लेकर तादाद जजों की बढ़ाकर इन सारे जो केसेस हैं इनको एक्सपर्डाइट करके वो मुस्लिम लीग नून को पूरी पार्टी को ही डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। ये इनका प्रोग्राम है और जो इमरान खान साहब का फॉशिस्ट इंस्टिंक्ट है। बट खुरम दस्तगीर साहब, गुज़िश्ता 3.25 बरस में नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ के अलावा किसी भी काबिल जिक्र सियासी लीडर के खिलाफ कोई एहतसाब कोर्ट से ऐसा फैसला नहीं आ सका, कन्विक्शन नहीं हो सकी, और वहाँ पर भी अपील्स अभी पेंडिंग है। तो जब कहते हैं करवाया जाए, 3.25 बरस गुजर चुके हैं, वक्त का अपना एक जबर होता है और नैब कोई इफेक्टिव हो नहीं सकी। आप खुद भी मानते हैं कि इफेक्टिव नहीं हो सकी? जी, नैब की इफेक्टिवनेस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नैब को इमरान खान का जो बुग़्ज़ है, उनका जो वेंडेटा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जाती वेंडेटा, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और अब आप ये हम कह सकते हैं आज 3.5 साल के बाद कि जनाब ये सारे मामलात अब देखें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मेरी आपसे इस्तदा है कि हमजा शहबाज जो 20 महीने जेल में रहे बगैर किसी सबूत के, उनके 20 महीने कौन वापस करेगा? शहबाज शरीफ 11 महीने रहे, उनके 11 महीने कौन वापस करेगा? 16 महीने साद रफीक और सलमान रफीक रहे, उनके 16 महीने कौन वापस करेगा? शाहिद खाकान अब्बासी 8 महीने डेथ सेल में रहे, उनके 8 महीने कौन वापस करेगा? मिफ्ता इस्माइल 7 महीने जेल में रहे, उनके ये 7 महीने कौन वापस? एक तवील लिस्ट है। मरियम नवाज साहबा जो है वो जेल में रही हैं, उनके भी कोर्ट को लिखना पड़ा कि कोई सबूत नहीं था, लेकिन उनके जो महीने हैं वो कौन वापस करेगा? तो जो जुल्म करना था बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के, जो इंतकाम लेना था वो इंतकाम तो ले लिया। अब अगर मजीद लेने की ख्वाहिश है तो हम मुस्लिम लीग नून का और तमाम ऑपोजिशन का यह मुश्तरका स्टैंड है कि हम नैब लॉ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी हमने बात की उन्होंने कहा कि ये तो NRO चाहते हैं। हालांकि अब आप गौर करें कि जो इल्जाम हम पर लगाते थे इन्होंने NRO अपने आप को खुद दिया है। बड़ा भरपूर मौक़िफ़ आपका खुरम दस्तगीर साहब, बड़ा भरपूर मौक़िफ़ जो है PMLN का आपके बयानी की शक्ल में सामने आ गया। सेनेटर वलीद साहब मेरे साथ हैं, ज़रा हुक्मरान जमात का तहरीक इंसाफ का भी इस पर पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। सेनेटर साहब, बात इस हवाले से हो रही है कि जो नया ऑर्डिनेंस है नैब का, उसमें प्रेसिडेंट ने अपने आप को इख्तियार दे दिया है कि वो चेयरमैन नैब को हटा सकते हैं, जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि अगर ऐसा ही करना था तो एक और ऑर्डिनेंस इशू कर ले कि ये नैब जो है वो सिर्फ PMLN के लिए हमने रखी है। शहबाज शरीफ साहब का भी मैं आपको बयानियाँ सुनाता हूँ। प्रोफेसर साहब, शहबाज शरीफ साहब की भी पोजीशन सुना दीजिए सेनेटर वलीद साहब को इस हवाले से। हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज चूंकि उनको अब अगला वक्त नजर आ रहा है, तो चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो, PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए ताकि इमरान खान न्याजी अपने आप को, चाहे वो हेलीकॉप्टर स्कैंडल है और चाहे वो
अरबों खरबों के स्कैंडल हैं, उनको वो अपने आप को NRO दे दें। जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, NRO नहीं दूंगा, वो उसने अपने आप को और अपनी काबीना को NRO दे दिया है। यानी दो चीज़ें साइड बाय साइड हो गई हैं। एक तो नैब के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट ने अपने आप को इख्तियार दे दिया चेयरमैन नैब को हटाने का, और यूँ अपोजिशन समझती है कि प्राइम मिनिस्टर ने बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की शक्ल में नैब के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर दिया। दूसरी तरफ अपने आप को इस्तिस्ना दिलाने का यह है कि अपने आप को नैब की इज्जत से अपनी मिनिस्टर्स को, कैबिनेट्स को प्राइम मिनिस्टर ने निकाल दिया। जी सेनेटर साहब। मेरे ख्याल में ये जो भी बयानात आपने सुनाए हैं, और हैरत की बात है, एक CM रहा हुआ है एक शख्स, कितनी दफ़ा एक PM रहा हुआ है, कानून की अलिफ बे ही नहीं आती। ये बात कहने पर कि जी सदर पाकिस्तान किसी को हटा सकते हैं, ये हटा सकने के अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास वो इख्तियार है, वो उसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल या एक हेड ऑफ स्टेट, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, हेड ऑफ स्टेट, इसका पूरा एक जुडिशल सेटअप होता है इन द प्रेसिडेंसी। किसी को आप बगैर पूरा ऑडियंस दिए हुए, प्रोसेस किए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसको आइन ने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और वाज़े अल्फाज में दिया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी फ़ैसले को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो भी अब सिंस इफ्तिखार महमूद चौधरी चीफ जस्टिस साबिक जो थे उनके बाद, और जो वाक़या जो कार्रवाई उनके खिलाफ जनरल मुशर्रफ ने की, और फिर अभी हाल ही में जस्टिस फैज़ ईसा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक के तो डिसीजंस चैलेंज हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ी फॉर्म और सब्सटेंस की ही चेंज है, इसको तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच ने ही डिसाइड करना। लेकिन अभी मैं आपके आने से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब को सुन रहा था, उनकी लॉजिक बड़ी क्लियर है। वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट को बात माननी होती है प्राइम मिनिस्टर की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो बहरहाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं है, तो प्रेसिडेंट तो फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानेगा, जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। ये आर्गुमेंट है खुर्रम दस्तगीर साहब का, अगर आप कहते हैं तो दोबारा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कहने की जी। उनको भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ट्यूशन लें आइन और कानून के ऊपर, कि सदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के सदर के पास जुडिशल पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो कि सेरेमोनियल हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स सेरेमोनियल हैं, ये इमरजेंसी पावर्स हैं और पावर्स टू मेक अपॉइंटमेंट। ये सारे 4 मैंने पावर्स गिनवाए हैं, इनमें से 3 पावर्स एग्जीक्यूटिव की उसमें आते हैं, और उस पर वो पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मशवरे के। जो जुडिशल पावर है वो खुद ही एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह वफाकी मोतसिब के ऊपर, वफाकी टैक्स मोतसिब के ऊपर, वफाकी मोतसिब जो ख़वातीन की हरासा करने वाली हैं उनके ऊपर, वो अपैलेट बॉडी हैं, वो इंडिपेंडेंट जुडिशल पावर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कोई अमल दखल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का नहीं है। ये मैं आपको चाह रहा हूँ रिकॉर्ड करें और जितनी मर्जी मैं ऑन एयर। तो आप कन्विंस नहीं? तो फिर क्यों आप एक्सप्लेन कर दें? मैं समझता हूं कि ये जो है मैं ये समझता हूं कि नासमझी दिखा रहे हैं। नहीं, चले वो उनकी एलिगेशन एक साइड, क्यों किया? नहीं, वो नासमझी, इसका मेरा पास इसका रीजन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रेसिडेंट को? मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि इसमें कोई इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रेसिडेंट को क्यों दी अथॉरिटी आपने चेयरमैन नैब को हटाने की? इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, देखें, या तो मैं स्टडी करूं उसको प्रॉपरली और उसके सारा पॉलिसी देखूं, मैंने वो नहीं देखा अभी तक, मैं नहीं करके आया। अभी कल ही तो कानून वो जारी हुआ है, आज उसके बारे में बैकग्राउंड तो पता होगा आपको? नहीं, मेरे पास नहीं है वो बैकग्राउंड। देखें, या तो वो पार्लियामेंट के पास आता है या नेशनल असेंबली और सेनेट के जरिए होकर जब वो कानून आएगा। और बाय द वे, एक तरमीमी ऑर्डिनेंस 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने, ऑर्डिनेंस कितने दिन चलेगा? नहीं, मैं 120 दिन होता, आई थिंक उसका होता है पीरियड। लेकिन मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक और तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना तो बिल्कुल ही कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद लेजिस्लेटर हूँ। इसका जवाब तो मैं वाज़ेह तौर पर दे सकता हूँ कि कानून में अगर कोई खला रह जाए या कोई गैप्स रह जाए जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे, कानून में तो इम्प्रूव करने के हमेशा उसमें ऑप्शंस होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौका ले ले, बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिल रहा है कमर जमान कायरा साहब को सुनने के लिए। कमर जमान कायरा साहब, आप पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं 2 दफ़ा। आपके सामने जो तब्दीली आई है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उनकी रिमूवल के हवाले से, कि कैसे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये पावर ऑफ रिमूवल जो है, उनको हटाने की जो ताकत है चेयरमैन नैब की, वो प्रेसिडेंट ही को दे दी है, जिसपे PMLN के लीडरान का, और हमारे साथ है इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत ही उनका शदीद एतराज़ है। वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने नैब को ज़ाती तौर पर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, गुजारिश है, खान साहब की जब से हुकूमत आई है हम लोग बार बार आपसे ये गुजारिश करते रहे हैं कि खान साहब बेसिकली कोई डेमोक्रेट नहीं है, ये फाशिज्म पे बिलीव करते हैं, और फाशिज्म का यही असूल होता है कि इदारों को अपने ताबे करो। आप हमारी बातों से
करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट पार्टी है उस पे वलीद साहब जैसा ज़हीन बंदा भी मजबूर हो जाता है अपनी जमात की पॉलिसी को टो करने के लिए। लेकिन हम ये बात शुरू से कह रहे हैं और आस्ता आस्ता चीजें, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं बिलीव करता हूँ इस पॉलिसी में कि इनका एहतसाब होगा। जो पापड़ी वाले और बयान अली वाले अकाउंट्स हैं सबका एहतसाब होगा, मैं बिलीव करता हूँ इसमें। ये मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मैं इसकी ब्लाइंड नहीं टो कर रहा, मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसलिए गलत फहमी में ना रहेगा। आप अपनी बारी पे जवाब दीजिए भाई, दिस इज नॉट द वे टू आर्ग्यू। जी कार साहब, बात मुकम्मल करें ब्रेक से पहले। नहीं, पहले वो बोले, मैं बात फैशिज्म पे नाराज हो गया लगता है। नहीं, फैशिज्म तो मैं तो कहता हूं, मेरा ख्याल है लफ्ज़ फैशिज्म पे नहीं जी, मैं लाइन टो करने वाली बात पे एतराज करता हूं, मैं मौके पे एतराज करना चाहता हूं। गलत ऐसे आप कायरा साहब को बात तो मुकम्मल करने दे प्लीज। जी कायरा साहब, नहीं पहले वो कर ले, पहले वो एतराज करना करे, मैं उसका जवाब दे दूंगा उनको। लेकिन नहीं वो कर चुके हैं ब्रेक से पहले, मैं आपका मौका लेना नहीं, मैं अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं बात जी, मैं करना चाहता हूं। नहीं आप ब्रेक के बाद कर लेना, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना। जी कायरा साहब, आप बात तो मुकम्मल कर ले प्लीज। नहीं, इतने जज्बाती रंग में बातें करने की आपका बड़े लिखे आदमी है, लाइन टो करने की सुने गुजारिश है। मैं इंसान हूं, जज्बात हर इंसान के पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हमारा हम हो सकता है गलत हो, हमारा बिलीव ये है कि फाशिस्ट है। और फाशिज्म का जहां तक मेरा तज्जिया है या मेरा स्टडी है, उसका यही असूल होता है कि वो इदारों को अपने ताबे करके, अपने मुखालफिन को दुश्मन साबित करके वो ये चीज साबित करना चाहते हैं और वो बगैर परफॉर्मेंस के चीजों को अपनी जकड़ में रखना चाहते हैं। बाकी इदारे अदलिया के भी ट्राई हो गई, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ट्राई कर ली, आपने मीडिया के ऊपर भी ट्राई कर ली। अब ये कैसे का काम था और कहा गया कि जी हमने बड़ा नेक नीति से ये काम किया था। अगर किसी ऑर्डिनेंस में उसके किसी क्लास को उसकी मिसयूज करते हुए उसकी एम्बिगुइटी को दूर किया गया है, क्योंकि किसी ने मिसयूज करना चाहा था, तो ये तो कोई अभाम नहीं था कि वजीर आजम साहब उसको हटाने के हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी बन जाएंगे बाय वर्चू ऑफ हिज अथॉरिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काम करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काम करता है। तो ये तो कोई बात नहीं है। यही हम कह रहे हैं कि ये इस ऑर्डिनेंस के जरिए सदर साहब नहीं बल्कि वजीर आजम के पास ये इख्तियार आ गया है। क्या सदर अपने तौर पर उसको अपॉइंट करेगा? आंसर इज नो। उसका तरीकाकार है। हाँ, मसला क्या है? सदर साहब एक पार्टी है, वो पार्टी के जाले हैं, वो आज भी पार्टी है, वो पार्टी की पॉलिसी टो करते हैं, वो अपने इंटरव्यूज में, वो अपनी हर जगह पे। अदलिया के पास क्यों रखा गया? उसके पास एक लॉजिक थी, आइन के अंदर लॉजिक ये थी कि इन ऑफिस में जहां पे आपने ये अकाउंटेबिलिटी करनी है, जहां पे आप हर हुक्मरान का अपने माजी, और हमारी बड़ी मुखालफतें बड़ी है, हमारे यहाँ सियासत बड़ी तल्ख है, बहुत सारे खराबियां भी होती हैं, तो इस सारे अमल में बुनियादी तौर पे तरीकाकार ये रखा गया कि अपॉइंटमेंट भी ऐसे की जाए और हटाने का तरीकाकार भी इतना मुश्किल रख दिया जाए कि कोई हुक्मरान अपनी मर्जी से ना हटा सके। यानी जिस तरह आज अगर इनको इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का इख्तियार हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये शाम से पहले उसको हटा दें जो इनके वतीरे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसका जो तरीकाकार था वो बेहतरीन था। आज आपने अपनी नीयत का इजहार कर दिया कि आप चाहते क्या है। अल्टीमेटली आप इस नैब के चेयरमैन को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद नहीं है, आप आने वाले मेंबरों को, चेयरमैन को, उनको रहे हैं कि तेरी हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी तो मैं हूं, लिहाजा जो ब्रेक में ले लूं, कायरा साहब ब्रेक में ले लूं, ब्रेक से पहले सम अप कर दूं कि ऑपोजिशन की जमातें ये समझती हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, ये दर हकीकत नैब पे एक मुकम्मल कंट्रोल है, जिसके नतीजे में ऑपोजिशन की जिंदगियां मुश्किल की जाएंगी और तहरीक इंसाफ एक फैशिस्ट पार्टी बन के पाकिस्तान में इमर्ज करी है। फैशिज्म का मतलब क्या होता है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले ऑपोजिशन जमातें जो मेरे साथ हैं, PMLN और PPP के लीडरान यानी कमर उस्मान कायरा साहब मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और PMLN से खुर्रम दस्तगीर साहब हैं मेरे साथ, सेनेटर वलीद स्टूडियो में हैं। लेकिन कमर उस्मान कायरा साहब का ख्याल था कि इमरान खान में उनकी जमात के अंदर एक फैशिस्ट टेंडेंसी जो है वो पाई जाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब, फैशिज्म आप तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं फिलोसफी के अंदर। फैशिज्म तो एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है जो अर्ली 20th सेंचुरी में इटली और फिर उसके बाद जर्मनी में देखी गई थी। शायद आप मुझसे एग्री करें कि ये कुछ ज़्यादा ही सख्त कह दिया कमर उस्मान कायरा साहब ने तहरीक इंसाफ को फैशिस्ट कह के।
जी बिल्कुल भी सख्त नहीं कहा, दुरुस्त तौर पे कहा। देखिए फाशिज्म, जो फाशिस्ट पार्टीज थी इटली में और जर्मनी में खास तौर पे, वो मुंतखब होकर आई थी, ये आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए। और उन्होंने मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ की तरह अपने तमाम जमहूरी इदारों को ताराज किया। हिटलर ने तो बाकायदा पार्लियामेंट को आग तक लगवा दी थी, उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि वो एक दफा मुंतखब होकर आ गए हैं, लिहाजा अब उस ताकत को इस्तेमाल किया जाए, कानून बनाने की ताकत को, जिस तरह इस ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल किया गया है, और उसको इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ सालों में फिर अपना कंट्रोल जो है वो इतना सख्त कर लिया कि फिर दूसरी जमातों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जो इनके तरीक़ेकार हैं, यहाँ तक कि जिस धरने के जरिए तहरीक इंसाफ ने अपनी मौजूदा एक्टिविटी का आगाज किया था, वो बिल्कुल फाशिस्ट प्लेबुक थी। पार्लियामेंट पर लानत भेजना, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का ठट्ठा उड़ाना, और ये अजीब बात है कि हुकूमत में आकर भी उनका वही वतीरा है कि जो कोई भी ऐसा इदारा जिसने उनको चैलेंज किया, जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो वो जरा उसी पर चढ़ दौड़ते हैं, जहां भी उनको रेजिस्टेंस थोड़ी सी आती है उनकी ताकत में, वो उस पर चढ़ दौड़ते हैं। तो फाशिज्म का लफ्ज जो है, जो कायरा साहब ने इस्तेमाल किया है, वो तारीखी तौर पर और बहुत सारे हवालों से बिल्कुल दुरुस्त है, और तहरीक इंसाफ पर उसका ऐन इतलाक होता है। और ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि हम इस फाशिस्ट असॉल्ट जो है पाकिस्तान के इदारों पे, आप देखें ना इमरान खान साहब को, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो फॉरेन ऑफिस पे चढ़ दौड़ते हैं, वो डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो किसी और इदारे पे जो है वो बात करना शुरू कर दे कि जी ये खराब है, ये ऐसे है। कोई बात ये है कि जब जवाब लेने करने थे, लेकिन तरीकेकार ये नहीं है, और ये मुस्तकिल एक फाशिस्ट प्लेबुक है। अगर आप कभी मुझे मौका देंगे तो इसमें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि किस किस्म की फाशिस्ट गवर्नमेंट इमरान खान साहब रन कर। नहीं, इस पे पीपल्स पार्टी का भी मौकफ आ गया, आपका भी मौकफ आ गया, आप भी वही समझते हैं कि फाशिस्ट टेंडेंसी है। जी सर डबली साहब, चले अच्छा हुआ एक ये फलसफियाना किस्म का पॉलिटिकल फिलॉसफी का सवाल उठ गया। जिस तरह खुरम साहब कह रहे हैं, इस पर तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि ये नुक्ता उठाने वाले कायरा साहब हैं, और कायरा साहब ये एक जुमले के शुरू में कह रहे हैं कि ये फाशिस्ट हैं और ये फाशिस्ट किस्म का सिस्टम है, और उसी जुमले के आगे मजीद जुमलों में वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने ट्राई किया, वहाँ नहीं चली, और किस पे ट्राई किया, वहाँ नहीं चली, और अब नैब पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सारे दलाइल दे रहे हैं। अगर मैं मफरूज़े पे कह रहा हूँ कि अगर मैं ये बात मान भी लूँ, ये जो सब कह रहे हैं, यहाँ तो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं बकौल इनके अपने तज्जिए के, और अगर ये बात अगर शुरू हो ही गई है तो मैं आपको अपनी जो समझ है, और कुछ मैंने होश खुद भी संभाल लिया था, और कुछ मैंने पढ़ लिख जो लिया है पाकिस्तान की कानूनी, सियासी और आइनी तारीख़ का, अगर जिस तरह खुरम साहब ने कहा कि मुंतखब होके एक पार्टी आती है और वो फिर इक़दामात लेती है, और वो किस नौयत के इक़दामात होते हैं, और वो किन इदारों के साथ क्या क्या सलूक होता है, तो मैं ये आपको अर्ज़ कर दूं कि मेरे नज़दीक अगर कोई फाशिस्ट इस फ़लसफ़े कि फाशिस्ट गवर्नमेंट और एक जमहूरी निज़ाम में एक फाशिस्ट गवर्नमेंट अगर कभी आई है, तो मैं समझता हूं कि वो 1972 से लेकर 1977 वाली गवर्नमेंट थी, जिसमें क्या क्या कुछ अपोजिशन के साथ क्या क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ, किस तरह ग्वांटानामो बे की तरह दलाई कैंप बनाए, किस तरह 5वीं तरमीम करके एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतरफ किया गया क्योंकि उन्होंने एक सियासी अपोनेंट को बेल दी थी, और क्या क्या कुछ हुआ। मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो उसके लिए पूरा एक अलग प्रोग्राम चाहिए होगा। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम आज और हेयर एंड नाउ पे फोकस करें और इस बात पे फोकस करें। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूं वो ये है कि हमारा मैनिफेस्टो एहतसाब का है, हमारा मैनिफेस्टो रूल ऑफ लॉ का है कि ताकतवर और कमज़ोर को कानून के निगाहों में बराबर लाया जाए, और ये जो इन दो बड़ी अपोजिशन की जमातों का जो माजी है और जिस तरह की इनकी सरगर्मियाँ रही हैं फाइनेंशियल मामलात के अंदर, फेक अकाउंट्स के मामलात के अंदर, पापड़ी वालों के और इस वाले के और उस वाले के, और मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो सारी चीज़ें जो सब, और किसी का बेल हासिल कर लेना का मतलब ये नहीं है ये कि जी वो बेकसूर या बेगुनाह है। ये तो बहुत से मुल्कों में तो बेल का तस्वीर ही नहीं है, वो तो अगले दिन ही उसको रिहा कर देता है, मुकदमा चलता है। कायरा साहब को आने दीजिए। कायरा साहब, एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्री व्यू ये देखें, दूसरी तरफ जो फाशिस्ट हुकूमत होती है वो बड़ी ताकतवर भी होती है। यहाँ पर एक व्यू ये भी है कि इस हुकूमत को
सिंध में आपकी आज़ाद हुकूमत है, बलूचिस्तान की पार्टी इनकी ज़्यादा बात नहीं मानती, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की कि जाम कमाल सबको चेंज ना किया जाए। यहाँ पर ECP है, वो हुकूमत की बात नहीं मानता, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर इंडिपेंडेंट है, फ़ौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में हुकूमत की शिकायत करती है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी सरकश है, उनकी बात नहीं मानती। सो इस किस्म की हुकूमत जैसे बहुत से लोग कमज़ोर भी समझते हैं, उसे आप भला कैसे फाशिस्ट कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, एक है फैशिज्म पूरी तरह अपने नंगे नाच करे खुल के, यानी पूरी तरह अरूज पे की तरह। दूसरा होता है कि आप उसकी तरफ कोशिश करते हैं और आपको रेजिस्टेंस आती है। तो मैं फाशिस्ट टेंडेंसीज की बात कर रहा था। इस हुकूमत का रवैया फाशिस्ट है। मसलन ये पार्लियामेंट के जरिए आए और पार्लियामेंट को बेतौकीद कर दिया। आज पार्लियामेंट की हालत क्या है? आज पार्लियामेंट के ऊपर किसी का एतबार नहीं रहा। हालत तो यह है कि एक एहतजाजी जमात आज आपकी मुंतखिब, जो सो कॉल्ड मुंतखिब हुकूमत कहती है अपने आप को, उस हुकूमत के साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं है। कि एहतजाज करने वाली जमात वो भी गारंटी में इदारों को मांग रही है कि उनकी तरफ से गारंटी आएगी तो हम बात करेंगे, वरना आपसे बात नहीं करते। टेंडेंसी इनकी यह है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ क्या कुछ नहीं किया। आज इनके वज़रा को इलेक्शन कमीशन ने शोकस दिए हुए हैं और पीछे बाकी जमातें हैं। इनकी जमात वो उतनी तगड़ी नहीं है जो नक्सिस फाशिज्म में हुआ करते हैं। उसमें अदलिया और फौज और सिक्योरिटी के इदारे और ये सारे इदारों को कंट्रोल हासिल किया जाता है, उसकी तरफ कोशिश जरूर है। ये हमारी राय है। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है हम गलत सोच रहे हो, लेकिन आप जैसे समझदार लोग हमें गाइड कर दीजिए कि हम कहाँ गलत कह रहे हैं। अब मसला क्या है? हम ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर एक चीज दर्ज थी, आपको इस मौजूदा चेयरमैन को कंटिन्यू कराना था या सिस्टम बदलना था। आपने इस चेयरमैन के बहाने से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि पूरे के पूरे उस कॉन्सेप्ट को जो आइन के अंदर दर्ज है आपने उसको उड़ा दिया। आपने उसकी फायरिंग अथॉरिटी खुद अपने आप को बना लिया। अरे बाबा, जो आइन में चीज दर्ज है उसको इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लेके जा सकते। और ये बात दुरुस्त है कि वो इदारा जिसको हम कल भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, नैब न्याजी नक्सेस है। और हम ही नहीं कह रहे, पाकिस्तान की सारी अपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान का मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है, डॉक्टर वहीद नहीं कह रहे। चले, कभी कभी आप भी कह लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग भी कह रहे हैं। आपके मीडिया के लोगों के साथ भी इस तरह हुआ है। तो ये जो एक रवैया है, इस रवैये के खिलाफ होने वाले अमल को हम कह रहे हैं कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको अदालतें भी रेजिस्ट कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, मीडिया भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रवैया रुक गया है? आंसर इज नो। सो ये मेरी राय है। हाँ, होगा क्या? अल्टीमेटली ये स्ट्राइक डाउन होगा ना, ना ये सिस्टम चल सकता है। और अगर ये चल गया तो फिर पूरे अरूज के ऊपर कि फाशिज्म जो है वो बिल्कुल खुले नाच इस ऑर्डिनेंस को आप लोग चैलेंज करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अदालतों में मैं एक और गुजारिश जरा कर दूं। जहां तक ताल्लुक फाशिज्म का है, फाशिज्म एक यक जमाती निजाम को नहीं कहते। फाशिज्म बेसिकली जबर के तहत, उसमें उसके अंदर भी जमातें मौजूद रहती हैं, उन जमातों को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और अमली तौर पे एक जमाती निजाम खड़ा कर दिया जाता है। मुसोलिनी के दौर में भी उस वक्त इटली के अंदर बाकी जमातें मौजूद थी, लेकिन खत्म कर दी गई, अमलन वो खत्म कर दी गई थी। इसी तरह हिटलर के दौर में मौजूद थी। इसी तरह दुनिया के आज भी बहुत सारे मुल्कों में ये एक रवैया है। और दुनिया में एक स्टडी ये है कि अब हम तो है ही अभी एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी। दुनिया में सीरियस स्टडी ये है कि जो ग्रोन डेमोक्रेसीज है, तो वहां पे भी टेंडेंसीज एंटी डेमोक्रेसी जा रही है और डेमोक्रेसीज फेलियर की तरफ जा रही है। ये एक रवैये दुनिया में बहुत सारे हालात की वजह से है। लेकिन ये एक लंबी बहस को छोड़ते हुए मैं सिंपल एक गुजारिश करूंगा, मेरी जमात जाएगी या नहीं, मेरी राय मुझे जरा सेनेटर साहब की तरफ आने दीजिए। मैं ख्याल है तब्लीग भी जाएगी इस पे। मुझे जरा सेनेटर साहब को इसमें लाने दीजिए। सेनेटर वली, कमरजमान कारा साहब की एक बात में बड़ा वजन है कि आपकी जमात के तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई। अभी हमने देखा जब आपको एक मजहबी ग्रोह से जो एक चैलेंज था, उस पर भी आप पार्लियामेंट को और सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं कर सके। मेन स्ट्रीम तनहा ही खड़े रहे, आप अकेले ही बात करते रहे।
वहाँ पे अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब इमरान खान साहब एक धरना कर रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने सारी जमातों को इकट्ठा किया था एक पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने पार्लियामेंट को एक सिटाडेल में, एक किले में बदल दिया, लेकिन आपकी जमात जो है कहीं पर भी किसी को इकट्ठा नहीं कर सकती। आप उसी मौके की बात कर रहे हैं जब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे सेनेट में, उन्होंने वो किसी थानेदार की कहानी सुनाई और वो किसी मुलजिम के हवाले से, और फिर उसकी वालदा जो आई उसने थानेदार का शुक्रिया अदा किया कि वो थानेदार ने या SHO ने खूब पिटाई की उसकी, तो वो अपनी माँ को याद करता रहा हर वक्त। तो फिर उसकी माँ ने आके कहा थानेदार का शुक्रिया कि तू अनु माँ तो याद कराई है। वो आपने सुना, उन्होंने फ्लोर पे कहा था, जॉइंट सिटिंग थी। कैसे फिट होता है इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को भी उन्होंने कहा ये यार इसको पार्लियामेंट याद आई है। अच्छा, जब जान के लाले पड़े हैं तो पार्लियामेंट याद आई है। वो तो अपने वो उन्होंने ये बात की थी। नहीं, उससे पहले पार्लियामेंट क्या डिसफंक्शनल थी PML? उससे पहले बकौल चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के उन्होंने वो तशबीह इसीलिए दी, ठीक है, कि बिल्कुल डिसफंक्शनल थी या बिल्कुल उसको किसी खातिर में नहीं लाते। उसी वक्त उनको ख्याल आया, उस वक्त उनको ख्याल आया, वही ना वो आपको इस पे भी नहीं आया। थानेदार ने कहा कि जी माँ याद, वो थानेदार माँ ने शुक्रिया कहते हैं, माँ तो याद आई है। इस मौके पे भी आपने पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं खड़ा किया, इस मौके पे आपको जरूरत थी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कंसेंसस की। देखें जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और अपोजिशन के आपस में जो ताल्लुकात है ना, उसकी बुनियाद अपोजिशन ने उस दिन रखी थी जिस दिन उस वक्त तक 22 साल हो गए थे या 23 हो गए थे, उसकी स्ट्रगल के बाद इमरान खान साहब कायदे ऐवान के तौर पे मुंतखब हुए और बोलने के लिए खड़े हुए। और ये जो वो राय रखते हैं इनकी माजी के बारे में, जिसमें वो सारी बातें शामिल हैं जो इन नैब केसेस में भी हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन फिर जब ये आया तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि क्या कोई इनके बारे में उनका भी ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो जब उन्होंने खुद बेतौकीरी इस तरह से की, एक ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस और वो सारा कुछ, तो वो पहली ईंट ही जब आप टेढ़ी लगाते हैं तो फिर उस पर तो क्या तवक्को रख सकते हैं? खुर्रम साहब, ये तहरीक इंसाफ अक्सर इस बात को दोहराती है कि आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने, खास करके PML ने इस पार्लियामेंट की दागबेल बड़ी गलत रखी, इसकी बुनियाद बड़ी गलत रखी। पहले दिन से आपने इमरान खान की नफरत से पार्लियामेंट के सफर का आगाज किया और इसी वजह से कभी वो एहतमाद बहाल नहीं हो सका। हमने एहतजाज किया, इमरान खान साहब हमें बारहा याद कराते थे कि ऑपोजिशन का हक है, हमने अपना हक इस्तेमाल किया। लेकिन आप गौर करें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने, चले क़यादत तो दूर की बात है, पार्लियामान पर कभी लानत नहीं भेजी। इमरान खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं 1000 दफा लानत भेजूंगा पार्लियामान के ऊपर। तो ये फाशिज्म है। जब अबसार आलम को गोली मारी जाती है इस्लामाबाद के वस्त में, उसको फाशिज्म कहते हैं। जब मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता है, उसको फाशिज्म कहते हैं। जब हुकूमत सदर मुमलिकत के दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के अरकान जबरदस्ती लगाना चाहती है, उसको फाशिज्म कहते हैं। जब इमरान खान साहब अपनी मर्जी से कहते हैं कि मैं, कानून कह रहा है, आइन कह रहा है कि आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करनी है, और वो खुद ही टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ कि जी मैंने नहीं करनी मुशावरत। तो जब एक वजीर आजम ढिठाई से ये कहता है कि मैंने कानून पर अमल नहीं करना, उसको फाशिज्म कहते हैं। जब वजीर आजम जो है सदर के दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए सूबों के हकूक गसब करने की कोशिश करते हैं और एक अजीब और गरीब नेशनल फाइनेंस कमीशन बना देते हैं जिससे सूबों के हकूक छीने जाएंगे, तो उसको फाशिज्म कहते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट है, और मैंने पहले भी बताया कि जब वो फॉरेन ऑफिस उनको डिप्लोमेट्स में जाते हैं तो डिप्लोमेट्स पर हमलावर हो जाते हैं, उसको फाशिज्म कहते हैं, और फिर उनको बाद में पसपाई इख्तियार करना पड़ती है। तो ये तो पाकिस्तान के सिस्टम में एक असॉल्ट है PTI की, कि ये जो पूरा निजाम है 1973 के आइन के तहत, इसको किस तरह खींच के नीचे गिराएं कि जनाब हमारी वन पार्टी स्टेट बन जाए। PTI क्या करे कि ऑपोजिशन से ताल्लुकात बेहतर हो सके? किरदार है कि देखिए इमरान खान साहब ने तो उस वक्त भी ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर क्या करे कि आपके साथ ऑपोजिशन के साथ बेहतर ताल्लुकात हो सके, कि सिस्टम चल सके? क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? जी, प्राइम मिनिस्टर को ऑपोजिशन को मदऊ करना पड़ेगा कि जी हमें कौम के ऐसे मामलात हैं जिस पर बात करना जरूरी है। और ये वज़रा जो पिछले एक हफ्ते में, आपको पता है 3 दफा टीमें बदली वजीरों की निगोशिएशन के लिए TLP की, तो प्राइम मिनिस्टर की सारी काबीना तो टोटली बेदम हो चुकी है उस कालादम तंजीम के सामने, डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। तो ये जब तक खुद बात नहीं करेंगे, और मैं जो याद करा रहा था वो ये था कि फरवरी 2019 में हिंदुस्तान ने बालाकोट के वाकये के बाद हम पर मिसाइल ताने हुए थे
और ये फाशिस्ट रवैया था कि इमरान खान साहब आके ऑपोजिशन से मिलने भी नहीं थे, उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, उस कमरे में नहीं आते जहां ऑपोजिशन के तमाम कायदीन आकर बैठे थे कि हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, एक दुश्मन से लड़ाई का मामला है। उस वक्त भी इन्होंने कौम को इकट्ठा नहीं किया। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत जिसको कहते हैं उर्दू में, इन इमरान खान का, वो फॉशिज्म की जबिल्लत है। अब ये है कि अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के लोगों ने तमाम तर आमरियतों के बावजूद कोई ना कोई ऐसा निजाम बनाया हुआ है जिसमें इमरान खान साहब को वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह उन्होंने ऑपोजिशन को जेलों में डाला है बगैर किसी वजह के, अभी खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनको 2 साल जेल में क्यों रखा है, कोई किसी को पता नहीं है कि जनाब वो जेल में क्यों थे। बस ये था कि जनाब बोगस है, इंतकाम लेना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का जाती बोगस और इंतकाम और वेंडेटा जो है वो कानून बनकर सामने आए, जिस तरह ये नैब का कानून सामने आया है, इसको फाशिज्म कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू गैदर ऑल पावर। और आर्टिकल 48 तो बड़ा क्लियर है, वो ये कहते हैं कि और ऑपोजिशन की बात करना बड़ा मुश्किल है आपस में। जरा एक ब्रेक ले लें खुर्रम साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। कमर उस्मान कारा साहब, वक्फे से पहले ब्रेक में मैं ये सोच रहा था कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कभी इतने ख़राब रहे कि नहीं रहे, और मेरे जहन में ये बात आई कि 1990 की दिहाई में 1988 से लेके 1999 तक भी ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और PMLN के ख़राब ही रहे, कभी भी एतमाद नहीं था और बहुत लड़ाई झगड़ा था। ये तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब हुकूमत बनी है 2008 से 2010 तक, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात में निस्बतन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, कम्युनिकेशन थी, वरना पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात कभी अच्छे रहे नहीं है। कायरा साहब, इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? डॉक्टर साहब, मैं इस पे बिल्कुल, आपका तजिया है, मैं इस पे बात करता हूँ। एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र फरमाया ना जी, वो सिर्फ उसमें जॉइंट सिटिंग हुई थी जब ये धरना दिए बैठे थे, उस पर APC नहीं हुई, जॉइंट सिटिंग कराई गई थी, बोथ हाउसेज से संबंध हुए थे। लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में APS के सानहे के मौके पर सारी कौम को इकट्ठा किया गया था और सारी कौम ने रिस्पॉन्ड, सारी कौमी क़यादत इकट्ठी हुई थी और जो हिकमत अमली उस पर बनी थी उसको, क्योंकि सबकी ओनरशिप थी, लिहाजा उसने उस पर अमल दरामद हुआ और उसने फ्रूट दिए। पीपल्स पार्टी के दौर में एक मुश्किल वक्त आया, उस वक्त हमने APC की उस पर भी वो बड़ा एक अच्छा रिस्पांस आया कि जो हमें राय दी गई उसके मुताबिक फैसले हुए, अमल दरामद हुआ और उस पर कामयाबी मिली। तो अगर ये किया जाए तो ये एक अच्छा कारगर नुस्खा है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है, ये अथॉरिटेरियन रूल और अथॉरिटेरियन माइंडसेट में नहीं होता। यहाँ तक आपने सब कुछ 2008 के इंतखाबात के बाद की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे आने लगा हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि बंदा सीखता है ना जी, सियासी जमातें भी सीखती हैं, मुआशरे भी सीखते हैं वक्त से। क्या हमने माजी में खड़े होकर बातें करनी है? हाँ, हमारा माजी बड़ा तल्ख था। ये जो बात कही जाती है ना, वजीर आजम साहब ने पहले दिन खिताब किया तो पता नहीं उनकी शान में क्या गुस्ताखी हो गई, उन पे एहतजाज हो गया, फिक्रे कसे गए। यार कौन से वजीर आजम के पे नहीं कसे गए? ये बरतानिया के वजीर आजम के ऊपर रोज कसे जाते हैं। और हमारे अपने खुद हमारी यही जमात, हुक्मरान जमात जो है PTI, ये मियां नवाज शरीफ के साथ क्या करती रही? क्या कुछ नहीं कहती रही? उनको असेंबली में नहीं बोलने देते थे। 2002 में डॉक्टर साहब आप भी वहां थे, आप भी कवर करते थे, हम उस असेंबली का हिस्सा थे। हमने क्या नहीं किया वजीर आजमों के साथ, हम मुशर्रफ के साथ क्या करते थे? इसका मतलब ये थोड़ा है कि लोग असेंबली आना छोड़ दें, लोग असेंबली के वजूद को आके बर्बाद करना शुरू कर दें। ये तो नहीं होता ना। आप अपने माजी से सीखते हैं, आप अपने माजी की गलतियों को दुरुस्त करते हैं। यस, उस तल्ख माजी के नतीजे में मुल्क को आगे नहीं बढ़ा तो मोहतरमा एक प्रोग्राम, एक चार्टर लेके गई मियां साहब के पास और मियां साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया, फिर सारी क़यादत ने उसको रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिवली किया और उसके आज फ्रूट्स मौजूद हैं। थोड़े हैं या ज्यादा है, उसको और बेहतर किया जा सकता है। क्या अपोजिशन ने पहले दिन या पहले इजलास में वजीर आजम साहब को तमाम तर तलखी के बावजूद, तमाम तर इनकी गालियों के बावजूद, जो वे ये दे के आए थे अपोजिशन को, धमकियां दे के आए थे इलेक्शंस को दौरान, पहले इजलासों में कहा गया स्टार्ट में कि जनाब आइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। बिलावल साहब ने कहा, मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमें कहा गया हम तो इनको हाथ नहीं मिलाना चाहते, ये तो चोर है, ये डाकू है, फलान है। एक गर्दान है, वो एक फुटबॉल मैच है, किसी को याद हो गया था ना वो फुटबॉल मैच वाला, कि ये कहां भी हो आप इनके साथ कुरान का प्रोग्राम बैठ के कर रहे हो, फिर लेके आ जाएंगे अपोजिशन वाले जनाब क्योंकि ये तो चोर है। वो भाई अदालतें मौजूद है ना, हम अदालतें हमारी तो नहीं है, उनको अपना काम करने दो।
आप अपना काम करते तो आज तक सूरत हाल बेहतर हो जाती। हमने माजी से सीखा था, हमने बारहा इस गवर्नमेंट को कहा, क्राइसिस में भी कहा। दिलचस्प आपने बातें की हैं। सेनेटर वलीद का इस पे रिस्पांस कारा साहब जरा लेने दीजिए मुझे, जो कमर जमान कारा साहब की। डॉक्टर साहब एक मिनट, आई नीड ए मिनट। देखिए गुजारिश है कि क्या हमने इस क्राइसिस के अंदर नहीं कहा, हमने बारहा कहा कि अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करके उनसे मुशावरत करें, आपको बेहतर एडवाइस आएगी। अगर कोई सुनेगा नहीं तो क्या किया जाए? और ये कि अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत मेरे ख्याल में इनके आगे अब सारी कौम हाथ बांधने को आ गई है। अब ये हाथ देखें और कौम की जान छोड़ें, या फिर कौमी क़यादत इकट्ठा होकर इनके खिलाफ अदम एतमाद करें। अदरवाइज लोग सड़कों पर निकलने को तैयार खड़े हैं डॉक्टर साहब, और लोग इनको फिर उठा के बाहर फेंकने वाली कैफियत रह जाएगी। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, क्योंकि वो फिर बड़े खौफनाक। मुझे कर सब मेरे साथ देखिए, सेनेटर वलीद बेसिकली कारा साहब ये कह रहे हैं कि 1990 की जो मुश्किल सियासत थी उससे पीपीपी पीएमएल ने सीखा कि आपको अपनी जो टेंशन है उनको कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी चपलिश कम की ताकि गैर जमहूरी ताकतों को, जो कई किस्म की हैं, उन गैर जमहूरी ताकतों को स्पेस न मिले, और इसलिए उन्होंने आपस में बेहतर अपने रवाबित रखे। जब आप अपनी मेन स्ट्रीम अपोजिशन को अपने साथ लेकर नहीं चल सके तो गैर जमहूरी ताकतों ने आपको ब्लैकमेल किया और वो गैर जमहूरी ताकतें सिस्टम पर हावी हो गई। लेकिन जी इन्होंने एक बात की है कि जी सियासी जमातें सीखती हैं। मेरी अर्जी है कि हमें सीखने दें इस दौर से। हमने जो इनके माजी में जो कुछ है, और ये कह रहे हैं हमें फाशिस्ट, और ये जिस तरह ये मियाँ नवाज शरीफ का दौर ही था ना, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जो एहतसाब केसेस थे, वो फ़ोनें जा रही थी जजेस को और वो चीफ जस्टिस को, और 99 तक का टाइम पे वो सारा वो ये। और फिर 15वीं तरमीम की तो फिर छोड़ देना, मियाँ नवाज शरीफ क्या बनना चाह रहे थे? वो 15वीं तरमीम अगर सेनेट में उनको 1999 के बाद वो 2000 वाले सेनेट के इलेक्शन में उनको मिल जाती तो वो 15वीं तरमीम में उन्होंने क्या कुछ करना था, जो भी था वो फिर वो था फाशिज्म, फिर उसको कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी माजी में जो कुछ है, और उस वजह से हमें सीखने दें। ये हमारे लिए दोनों एक ही तरह, एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये दोनों पार्टी। नहीं तो अभी कुछ सीख लिया, 3 साल तो हो गए। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं ना सीखती हैं जमातें और सब कुछ के जी हमने गलती की कि अपोजिशन के साथ नहीं किया और बाद में हमने कर लिया आपस में समझौता। इस तरह की अपोजिशन के साथ हमने कोई समझौता या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी या मुशावरत करनी। हम इस तरह खुश हैं जी अपने काम में, हम अपना काम खुद करेंगे जी। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें 1 मिनट। हाँ, और अगर गलत कर रहे हैं तो हमें गलतियों से सीखने दें। ये हमारा वक्त है सीखने का, हमारी गलतियों से, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, इनको नहीं, वो सीखने इस लायक नहीं है जी। खुरम दस्तगीर साहब वो खुद सीखना चाहते हैं। अगर आप मुझे कानूनी पॉइंट करने की इजाजत दे दें, और वो ये है कि आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर एडवाइस का, मैं फिर कारा साहब की तरफ आऊंगा, पहले आप बता। जी 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 आर्टिकल 48 कहता है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद है, और जो उसमें एक्सेप्शन है वो सिर्फ उसमें है जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एक्सप्लिसिट अथॉरिटी दी हुई है। यहां चूंकि एक कानून का ऑर्डिनेंस आया है, लिहाजा इस कानून में आपके नाजरीन को क्लियर होना चाहिए कि असल ताकत नैब के चेयरमैन को हटाने की इमरान खान ने अपने लिए हासिल की है, वो सदर मुमलिकत की अथॉरिटी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ, सिर्फ एक कानून अमेंड हुआ है। नहीं जी, मैं आर्टिकल 48 को पढ़ के सुना देता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं पढ़ देता हूं। नहीं, आर्टिकल 42 कहता है कि notwithstanding anything contained in clause 1, the president shall act in his discretion in respect of which he is empowered by the constitution to do so. उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने सदर को एम्पावर नहीं किया। यहाँ पर आर्टिकल 48(1) ही अप्लाई होगा कि इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मोहित जी, वली साहब बात में तो वजन लग रहा है उनकी। नहीं, गलत कह रहे हैं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। नहीं, अगर बात कर रहे हैं, मैंने अर्ज कर दिया कि प्रेसिडेंट के पास 4 कैटेगरीज ऑफ पावर्स हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं डॉक्टर साहब। ठीक है जी, कारा साहब बहुत बड़ा काम है। मैं जनाब साहब की गुफ्तगू को ही आगे बढ़ा देता हूं, उनकी बात को ही आगे ले लेता हूं कि वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसके अंदर वो पाबंद हैं, और जहां जुडिशियल अथॉरिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट या पाकिस्तान के किसी फोरम के फैसले को रिव्यू करें, जुडिशियल फैसले को, तो वो उनकी अथॉरिटी मौजूद है। यहां पे आपने जुडिशियल पावर नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करनी है टू रिमूव द चेयरमैन।
ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ये कहां से जुडिशियल पावर आ गई? जुडिशियल पावर। और दूसरी गुजारिश ये है, नॉन लॉयर सब समझते हैं कि ये जुडिशियल पावर हो गई, नॉन लॉयर बात कर रहे हैं, इसके बहस में पड़ना है। जुडिशियल पावर है, दिस इज अ जुडिशियल पावर। वो अपैलेट है, ये ओरिजिनल है, पावर जुडिशियल है। देखिए गुजारिश ये है, ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है टू अपॉइंट और हायर और फायर, ये वो अथॉरिटी है। सो गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप दूसरी, आपको मुबारक हो, आपको तो पाकिस्तान की सियासत में सब लोगों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, बड़ा ख्याल था और दुरुस्त ख्याल था। आपका ख्याल पूरा हुआ। मैंने क्या कहा कि ये गवर्नमेंट सिर्फ इस काबिल है कि इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये सबसे ज़हीन है, सबसे फतीन है, सारे जहान के चोर इनके दरमियान है। सारे के सारे जितने स्कैंडल आए हैं, जितने माफियाज निकले हैं, वो सारे इनके साथ हैं। लेकिन ये दूसरों के साथ बात नहीं करने को, क्योंकि ये बहुत साफ लोग हैं। 2023 में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। वक्त हमारा ख़त्म हुआ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गुज़िश्ता 3.25 बरस में ताल्लुकात कभी भी कोई बहुत बेहतर तो नहीं रहे, लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से जो नया ऑर्डिनेंस आया उसके बाद लगता है कि तलखियों में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसका मुजाहरा और उसका एक्सप्रेशन आपने आज की इस नशिस्त में देखा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।